हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 8 अप्रैल और इस वीडियो में हम 7 और 8 अप्रैल दोनों दिन का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लेकर है, आईएफसी। अब ये जो आईएफसी है ये किसका पार्ट है? ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशन हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मेगा एंड लास्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। तो इन 5 इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है और जो वर्ल्ड बैंक होता है उनमें से 2 इंस्टीट्यूट आते हैं, एक IBRD और दूसरा IDA। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशन को ही वर्ल्ड बैंक बोला जाता है और जब इन पांचों इंस्टीट्यूशन की बात होती है तब इन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है। अब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो न्यूज़ में क्यों है? दरअसल आईएफसी ने यह अनाउंस किया है कि वो अब से कोई भी नए कोल प्रोजेक्ट्स में फंड नहीं देगी, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट के तहत हमें हमारा जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, उसे हमें कम करना है ताकि क्लाइमेट चेंज के असर को कम किया जा सके। तो प्लेन्स के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले हमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। ये 1956 में बनाया गया था। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने के लिए, उन्हें एक पुश देने के लिए, उनके ग्रोथ के लिए ये जो आईएफसी होती है ये फंड प्रोवाइड करती है और जो डेवलपिंग कंट्री के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको ये फंड करती है और फिर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये फिर प्राइवेट सेक्टर्स को लोन देते हैं। इसका काम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, उन्हें फाइनेंस करना लोन से या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। साथ ही साथ ये एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करती है ताकि पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसे कैसे पुश किया जा सके, उनके प्राइवेट सेक्टर को कैसे डेवलप किया जा सके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जो लिक्विडिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे भी फुलफिल किया जा सकता है। इसी एडवाइजरी ये आईएफसी देती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देना है, क्योंकि कोई भी कंट्री ग्रोथ तभी ले सकती है जब उसके पब्लिक इंस्टीट्यूशन साथ साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी इक्वली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्ट ले सके। अब आईएफसी ने ऐसा क्यों अनाउंस किया है कि वो कोल प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगी या अब से कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी? देखिए, आईएफसी बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे देती है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लोन दे सके। बट 2020 में आईएफसी ने एक पॉलिसी अनाउंस की थी जिसमें ये बोला था कि अभी तक जितना भी फंड जारी करते हैं कोल प्रोजेक्ट को लेकर वो आधा कर देंगे बाय 2025 और जीरो कर देंगे बाय 2030। मतलब 2030 के बाद में जो आईएफसी होगी वो किसी भी प्रकार से कोल प्रोजेक्ट को फंड नहीं करेगी। बट यहाँ पर 2030 तक न्यू इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई चर्चा नहीं थी या कोई पॉइंट नहीं था। तो 2023 से आईएफसी ने अनाउंस कर दिया है कि पेरिस एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये कमिटमेंट लेंगे कि वो किसी भी नए कोल प्रोजेक्ट को फंड नहीं करेंगे। जो चल रहे हैं कंटिन्यू उन्हें 2030 तक सपोर्ट किया जाएगा जो भी रनिंग में है, पर 2023 से कोई भी नया कोल प्रोजेक्ट को हम हरी झंडी नहीं देंगे। तो ये आईएफसी के अनाउंसमेंट को लेकर न्यूज़ है। अब जो आईबीआरडी है उसमें इंडिया उसका मेंबर है। आईबीआरडी कब बना था? 1944 में बना था, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के तहत। इसका काम है कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना, उन्हें ग्रांट्स देना, क्रेडिट देना। और जो आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये 1916 बनी थी। इसका काम ये था कि जो पुअर कंट्रीज होती हैं, जो लीस्ट डेवलप कंट्री होती हैं, उन्हें कम रेट पे लोन प्रोवाइड करना या फिर अच्छे टर्म्स में उन्हें लोन प्रोवाइड करना। इंडिया इसका भी एक मेंबर है। आईएफसी का काम है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। इंडिया इसका मेंबर है, 1956 में बनी थी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मेगा, ये 1988 में बनी थी। इसका काम क्या है कि जो भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके इन्वेस्टमेंट को, उसके प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल रिस्क से सेफ रखना। जो डेवलपिंग कंट्रीज में पॉलिटिकल रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट होता है वो अटक जाता है। तो जो कंट्री ने या जिस कंपनी ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया होता है तो उसके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने का काम ये मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी करती है। इंडिया इसका मेंबर है। अगला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये 1966 में बनी थी। इसका काम ये है कि दो कंट्रीज के बीच में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई डिस्प्यूट है या फिर कोई कंपनी या सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसे ये रिजोल्व करती है। बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो ये फैक्ट हमें याद रखने हैं। आप चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल इंडिया ने 2004 के बाद इस स्टैटिस्टिकल कमीशन में वापसी करी है। इंडिया यूएन के हाईएस्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी में इलेक्ट कर लिया गया है और इंडिया का जो टर्म है वो जनवरी 1 2024 से शुरू हो जाएगा और ये जो टर्म होगा ये 4 साल का टर्म होगा, जिसके बारे में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने खुद ट्वीट करके इससे भारत की एक बड़ी जीत बताया था, क्योंकि इंडिया 20 साल बाद इस
बॉडी में वापसी कर रहा है। अब यूपीएससी आपसे इस बॉडी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है कि यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन क्या है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल कमीशन है ये 1947 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का एक फंक्शनल कमीशन है। तो ये जो एजेंसी है ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर आती है। इसका काम क्या है कि स्टैटिस्टिक को लेकर यूनाइटेड नेशन के काम को ओवरसी करना, मॉनिटर करना। अब इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हर क्षेत्र से कुछ मेंबर्स ले जाते हैं, जैसे कि अफ्रीका से 5, एशिया से 4, ईस्टर्न यूरोपियन से 4, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट से 4, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से 7 मेंबर्स को लिया जाता है। तो अभी जो 2 सीटें खाली हुई थी इसमें इंडिया और कोरिया इसमें शामिल हुआ है। कोरिया ने यहाँ पर चीन को मात देकर इस बॉडी में एंटर किया है। अब यूपीएससी आपसे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में पूछ सकती है। तो ये कब बनी थी? ये 1945 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 7 में इसका मेंशन है। इसमें टोटल 54 मेंबर्स होते हैं और हर साल 18 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। जो मेंबर्स कंट्री होती है उनका टर्म 3 साल का होता है और प्रेसिडेंसी का टर्म 1 साल का होता है। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो यूपीएससी आपसे या तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में पूछ सकती है या फिर यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में आपसे पूछ सकती है। तो दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन को लेकर है, और ये पहला ऐसा डिक्लेरेशन है जो स्पाईवेयर को काउंटर करने के लिए जारी किया गया है। इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और 10 अदर कंट्रीज ने इसे साइन किया है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे एंटी स्पाई डिक्लेरेशन के ऊपर आ सकता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोस्टा रिका, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो टोटल अभी 11 कंट्रीज ने इसको साइन किया है। तो इस डिक्लेरेशन का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी मेंबर्स कंट्रीज हैं उनका फोकस ये रहेगा कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंट्रोल इस तरीके से स्ट्रिक्ट किया जाए ताकि जो स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज ना हो सके, उसको इजीली एक्सपोर्ट ना किया जा सके या ऐसे लोगों के हाथ में ना चला जाए जिससे कि वो किसी भी व्यक्ति की जासूसी कर सकते हैं या किसी कंट्री की जासूसी कर सकते हैं। तो इस डिक्लेरेशन में फोकस ये किया गया है कि ऐसे स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट को रोका जा सके, उसके टेक्नोलॉजी को रोका जा सके जो मेलिशियस साइबर एक्टिविटीज के लिए खरीदे जा रहे हों, जिसका यूज अनऑथराइज इंट्रोजन के रूप में हो रहा हो। साथ ही साथ ये एक रोबस्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे ताकि जो इन्फॉर्मेशन है कंट्रीज आपस में एक्सचेंज कर सकें, और जहां भी इसका मिसयूज हो रहा है स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का, उसे काउंटर किया जा सके। अब इसका नुकसान क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में पेगासस का बहुत बड़ा मुद्दा बना था। जो विपक्ष के जो लीडर थे, खासकर राहुल गांधी या फिर कुछ मीडिया के जो लोग थे, उन्होंने शिकायत करी थी कि हमारे मोबाइल में जो केंद्र सरकार है उसने पेगासस के जरिए जासूसी की। तो वो एक टाइप का स्पाईवेयर था। इसमें जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है वो आपके नॉलेज के बिना ही आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिया जाता है और आपकी जो निजी जानकारी है जिससे आप बातचीत कर रहे हो या आपका कुछ सेंसिटिव डाटा होता है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। ये दरअसल एडवेयर के किया जाता है कि आपके मोबाइल में जो ऐड आते हैं उससे उसके जरिए इंस्टॉल हो जाता है, या फिर ट्रोजन के रूप में इन्फिल्ट्रेट हो जाता है जिससे आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट फाइल है या फिर कुछ जेन्युइन डाटा है, सॉफ्टवेयर है, उसके रूप में वो अपने मोबाइल में बना रहता है और हमारी नज़र उस पर नीचे आती है। जब आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हो तब भी ये इंस्टॉल हो सकता है, और ये जो है आपके पूरे मोबाइल को, सिस्टम को मॉनिटर करता है और हर डाटा पे इसकी नज़र रहती है। तो इसका यूज़ बेसिकली जो अथॉरिटेरियन रिजाइंस होती हैं वो करती हैं ताकि वो अपने नागरिकों की जासूसी कर सके, कुछ इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति की जासूसी कर सके, अपोजिशन की जासूसी कर सके, कुछ मीडिया हाउस की जासूसी कर सके, अपने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, इससे डिसेंट को दबाया जाता है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा माना जाता है। तो यूपीएससी आपसे यहाँ पर केवल एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन को लेकर पूछ सकती है कि ये क्या है और इसमें कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और इनका बेसिकली एम क्या है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ बायोटेक किसान स्कीम को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्या है, दरअसल गवर्नमेंट ने एक डाटा रिलीज किया है जिसमें ये बताया है कि पिछले 1 साल से बायोटेक किसान स्कीम के जरिए 1,60,000 फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिला है। तो यहाँ पर यूपीएससी स्कीम्स के अंदर इस बायोटेक किसान के बारे में आपसे पूछ सकती है। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि इस बायोटेक किसान स्कीम को लॉन्च किसने किया था। इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि जो फार्मर्स होते हैं उनके वाटर को रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उन लोकल प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करना है, उन्हें कैसे काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाना है, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है इस बायोटेक किसान स्कीम के जरिए दिया जाता है।
क्योंकि ये एक टाइप का नेटवर्क स्कीम है। मतलब यहाँ बायोटेक और किसान का मतलब है कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क, बायोटेक किसान स्कीम। तो इसके जरिए एक महिलाओं के लिए थीमेटिक महिला किसान बायोटेक फेलोशिप इंस्टीट्यूट किया जाएगा फॉर ऑल जोन। साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट फार्मर इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जहाँ पे साइंटिस्ट और फार्मर्स आपस में बैठ के इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि हमें वाटर से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड ये इश्यूज हो रहे हैं। तो जो साइंटिस्ट होंगे वो जो टेक्नोलॉजीज होंगी उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि आप अपनी समस्याओं को इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं, और उन पर्टिकुलर जो प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं उनको कैसे स्केल अप किया जाएगा। इसके लिए बायोटेक हब्स हैं वो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में स्टैब्लिश किए जाएंगे। और ये जो प्रोग्राम है ये पैन इंडिया प्रोग्राम है अक्रॉस द इंडिया। इसमें जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, और फार्मर्स का इंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन सपोर्ट किया जाएगा। इसमें वुमेन्स फार्मर को ध्यान दिया जाएगा, और जो लोकल फार्म लीडरशिप है उन्हें भी सपोर्ट किया जाएगा। ये जो पूरा स्कीम है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे आधारित है। मतलब जो भी लोकल प्रॉब्लम जो फार्मर फेस करते हैं उनका लोकली सोल्यूशन ढूंढना, और जो साइंटिस्ट जो होंगे वो इस पूरे प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी स्कीम होगी बायोटेक किसान स्कीम को। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, दरअसल रिसर्चर्स ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के डिपॉजिट को फाइंड आउट किया है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी क्रूशल हो सकता है। अब रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या हैं? बेसिकली ये सेट ऑफ 17 मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें 15 लैंथेनाइट्स और स्कैंडियम एंड यट्रियम मिलाकर टोटल 17 रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं। अब इन्हें रेयर अर्थ मटेरियल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं और इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इस वजह से इन्हें रेयर अर्थ मटेरियल बोला जाता है। अब इनमें कुछ खास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में काफ़ी यूज होता है। अगर इनके रिजर्व की बात करें तो इंडिया के पास में वर्ल्ड के रेयर अर्थ रिजर्व का 6% है, बट अभी तक इंडिया सिर्फ उसका केवल 1% ही प्रोड्यूस कर पाता है, क्योंकि इस पर किसका मोनोपोली है? चाइना की। चाइना के पास में भले ही 60% वर्ल्ड के रेयर अर्थ का डिपॉजिट हो, बट जो सप्लाई चेन में चाइना का 80 to 90% कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर लगभग चाइना की एक मोनोपोली है। इसी वजह से चाइना की इस मोनोपोली को काउंटर करना जरूरी है। और हमारे देश में रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन का काम IRL इंडिया लिमिटेड करती है, इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट्स लिमिटेड। ये एक PSU है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करती है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स का माइनिंग करती है और प्रोसेसिंग करती है। अभी हाल ही में रेयर अर्थ को लेकर इंटरनेशनली काफ़ी स्टेप लिए गए हैं, जिसमें कि एक मल्टीलेटरल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP, जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था। US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, EU, जापान, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ताकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई चेन है उसे इंश्योर किया जा सके कि चाइना डिपेंडेंट ना हो। मतलब ये देश चाहते हैं कि चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहना पड़े रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। अभी चाइना के पास में टोटल 44 मिलियन टन का रिजर्व है, वियतनाम के पास में 22 मिलियन का है, इंडिया के पास में 6.9 मिलियन का है, रशिया के पास में 12 मिलियन टन है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास 1.4 मिलियन टन है, ब्राज़ील के पास में 22 मिलियन टन है, ऑस्ट्रेलिया के पास में 3.4 मिलियन टन है। तो रेयर अर्थ को लेकर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2018 के प्लेन से पूछा था। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। तो ये जो स्थानकवासी सेक्ट है ये किस धर्म को बिलोंग करते हैं? बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म। तो आंसर है बी, जैनिज्म। तो जैनिज्म का जो श्वेतांबर ग्रुप होता है, जो सेक्ट होता है, तो उनके ही सब पार्ट होते हैं स्थानकवासी। ये दरअसल जो मूर्ति पूजा है उसको मानते नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता है, जैसे हमारे भगवान होते हैं ना, कृष्ण, राम, उनके फॉर्म होते हैं, शिव जी का फॉर्म है, तो हम मूर्ति पूजा करते हैं। बट इनका ऐसा मानना है कि भगवान किसी एक फॉर्म में नहीं है, उनका कोई आकार नहीं होता है, तो इसी वजह से मूर्ति पूजा का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैनिज्म। इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।